हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय सिटी दिल से। और आज हम आप सभी के सामने माँ करणी की कहानी लेके आए हैं। जोधपुर से पहले मंडोर मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। 1394 के साल में परिहारो या इंदा राजपूत राणा गंगदेव ने अपनी बेटी लीलादे की शादी रावचुंडा से की और मंडोर दहेज में दे दिया। यहाँ से मारवाड़ में राठौड़ों के शासन की शुरुआत होती है, जो कि 1949 तक बदस्तूर जारी रहा। रावचुंडा के बेटे हुए राव रिडमल। उस समय मंडोर इतना मजबूत राज्य नहीं हुआ करता था और मेवाड़ का सूरज उरुज पर था। राव रिडमल मेवाड़ राज्य के राणा मोकल के यहाँ सेनापति की हैसियत से काम करने लगे। मोकल के जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे राणा कुंभा के राज में भी अपना काम जारी रखा। दरबारी षड्यंत्र के चलते कुंभा ने राव रिडमल की हत्या करवा दी। रिडमल के बेटे जोधा को वहां से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपने साथ 700 घुड़सवार लिए जोधा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले से भागने में कामयाब रहा। जगह जगह पर उसकी मुठभेड़ चित्तौड़ की सेना से हुई। जब वो वापस मारवाड़ की राजधानी पहुंचा तो उसके पास महज 7 घुड़सवार बचे थे। संकट की इस घड़ी में जोधा को उस शरणागह की याद आई जहां कभी उसके पिता ने शरण ली थी, माने कि जांगलू पश्चिमी राजस्थान का वो हिस्सा जिसे हम लोग आज बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के नाम से जानते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात उस महिला से होनी थी जिसने उसके पिता को राजा बनाया था। सन 1387 की बात है। मारवाड़ के सुआप गांव में मेहाजी चारण के घर छठी बेटी का जन्म हुआ। मेहाजी को एक बेटे का इंतजार था। मेहाजी ने अपनी छठी बेटी का नाम रखा रिद्राबाई। लोक कथा है कि किशोर काल में रिद्धा ने अपनी बुआ की टेढ़ी अंगुली को एक स्पर्श से ठीक कर दिया था। इसके बाद उसकी बुआ ने उसे नया नाम दिया करणी। करणी माने चमत्कारी, जिसे आज सभी लोग करणी माता के नाम से जानते हैं। शादी लायक उम्र होने पर पिता मेहाजी ने करणी की शादी उनके साठिका गांव के दीपोजी चारण से कर दी। शादी के बाद करणी ने साफ कर दिया कि उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। करणी ने अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी दीपोजी से करवा दी और खुद को गृहस्थ जीवन से अलग रखा। उस दौरान मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा और दीपोजी ने अपनी ओर से अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने के लिए मारवाड़ से जांगलू की तरफ रुख दिया। यहाँ के एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। उस समय तक रावचुंडा मारे जा चुके थे और उसके बेटे कान्हाराव कांजी का शासन इस इलाके में चलता था। दीपोजी और करणी ने जांगलू का एक गांव में डेरा डाल दिया। यहाँ कांजी के कुछ सैनिकों ने करणी और उसके मवेशियों को पानी पीने से रोक दिया। जब यह खबर राव रिडमल को लगी तो करणी और दीपोजी के पास आया और उनके पास के गांव बीड़ के गोचर में चलने के लिए कहा। करणी के बीड़ जाने की बात सुनकर कांजी खींच गया। उसने मौके पर आकर करणी को आदेश दिया कि वो उसका राज्य छोड़कर चली जाए। करणी ने उसे काफी धिक्कारा और अंत में शर्त रखी कि अगर वो उनकी पूजा की पेटी बैलगाड़ी पर रख देता है तो उसका राज्य छोड़कर चली जाएगी। राव कंजी बड़ी मशक्कत के बाद भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। राव कंजी इससे और गुस्सा हो गया। उसने करणी को ललकारते हुए पूछा कि वो जादू ही दिखा रही है तो बताए कि वो कब मरेगा। करणी ने उसे चेताया कि उसकी जिंदगी महज 1 साल और बची है। इसके बाद करणी ने जमीन पर एक लीक खींची और कांजी को कहा कि यह लीक ही उसकी जीवन रेखा है, अगर वो इसे पार करेगा तो मारा जाएगा। कहते हैं कि कांजी ने तमाम चेतावनी के बावजूद ऐसा करने का साहस किया और मारा गया। इसके बाद करणी के कांजी के छोटे भाई रिडमल को जांगलू का राजा घोषित कर दिया गया। यही रिडमल राव जोधा के पिता थे। इस घटना ने करणी को साधारण महिला से एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया। लोग उन्हें करणी माता के तौर पर पूजने लगे। चित्तौड़ से जान बचाकर भागा जोधा जब जांगलू के करणी माता के पास पहुंचा तो उसके पास सेना के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। कहते हैं कि करणी माता ने उसकी बुरे वक्त में मदद की, उसको रहने का ठिकाना दिया, उसे फिर से अपनी शक्ति इकट्ठी करने के लिए प्रेरित किया। जोधा ने धीरे धीरे अपनी शक्ति फिर से बटोरी और एक किनारे से मारवाड़ के क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना शुरू किया। अपने निर्वासन के करीब 15 साल बाद 1453 के साल में जोधा एक बार फिर से मंडोर पर काबिज था। मंडोर पर कब्जा करने के बाद जोधा को समझ में आना लगा कि राजधानी के तौर पर मंडोर बहुत सुरक्षित नहीं है। राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से दक्षिण की तरफ 9 किलोमीटर दूर ले गया। यहाँ पर एक ऊंची पहाड़ी थी
जिस पर चिड़ियानाथ नाम के जोगी संत रहा करते थे। इसी वजह से इस पहाड़ी को चिड़िया टकू की पहाड़ी कहा जाता है। जोधा को यह जगह पसंद आ गई और उसने यहाँ नई राजधानी बनाने का फैसला किया। 12 मई 1459 के रोज चिड़िया टकू की पहाड़ी पर नए किले की नींव डाली गई। जोधा की करणी माता में गहरी श्रद्धा थी। उसे अपना बुरा वक्त भी याद आ गया। जोधा की रिक्वेस्ट पर करणी नए किले की नींव रखने के लिए देशनोक चिड़िया टकू आई। चुंडा की चौथी पीढ़ी और एक नया राज्य। कहते हैं कि राव जोधा की कड़वी बातों से नाराज होकर उसके छोटे बेटे बीका ने मेहरानगढ़ छोड़ दिया। निकलते वक्त उसने अपने पिता से कहा कि वो खुद अपना राज्य स्थापित करके दिखा देगा। साल था 1465। जब बीका जोधपुर से निकला तो उसके पास 100 घुड़सवारों और 500 पैदल की छोटी सी सेना थी और साथ में उसके चाचा रावत कांधल भी थे। बीका अपने लश्कर के पास फिर जांगलू पहुंचा। यहाँ वो फिर से उसी महिला की शरण में था जिसने किसी दौर में उसके दादा और उसके बाद के उसके पिता की शरण दी थी। करणी माता की सलाह पर बीका ने धीरे धीरे करके जांगलू के छोटे छोटे ग्राम राज्यों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जांगल देश था जांगलू राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। फिलहाल जिस इलाके को बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के नाम से जानते हैं, उसका जिक्र महाभारत में जांगल देश के तौर पर भी मिलता है। कालांतर में इसे जांगलू के नाम से बुलाया जाने लगा। बीका ने आने से पहले यहाँ जाटों की 7 बिरादरियाँ छोटे छोटे गणराज्यों में रहा करती थी। गोत्र के हिसाब से उन्हें अलग अलग इलाके में बांटे हुए थे। इन इलाकों को 7 पट्टी 57 मांझ के नाम से माना जाता था। इनमें से सबसे बड़ी गोत्र थी गोदारा। गोदारा जाटों का चौधरी पांडु सारण गोत्र के चौधरी पूला सारण की बीवी मलकी को भागकर अपने घर ले आया था। इसके बाद सारण चौधरी पूला ने पूनिया, बेनीवाल, जोहिया, सिहाग और कस्बा चौधरियों को अपने साथ लेकर गोदारा गोत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इधर बीका भी अपने लिए एक नए राज्य की तलाश में था। यह जांगलू में पैर जमाने का अच्छा मौका था। उससे युद्ध में मदद के बदले पांडु ने बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। उनके बीच हुई संधि के हिसाब से बीका को पांडु के अधीन 300 गांवों में प्रति परिवार 1 रुपया और प्रति 100 बीघा खेत पर 2 रुपए का लगान वसूलने का हक मिल गया। गोदाराओं के पतन के बाद दूसरे जाट गोत्रों ने एक एक करके बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। जोधपुर से निकलने के कुछ ही सालों में बीका 2500 गांवों का मालिक बन गया। इसी तरह राजस्थान में राठौड़ों के दूसरे बड़े राज्य की स्थापना का रास्ता खुला, जिसे बाद में बीकानेर के नाम से जाना गया। गांवों पर कब्जा करने के बाद बीका को नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। उसने 1485 में बीकानेर के किले की नींव रखने के लिए देशनोक से करणी माता को बुलवाया। इस तरह देखा जाए तो राजस्थान में 2 बड़े राजपूत घरानों को स्थापित करने में करणी माता की अहम भूमिका रही है। हजारों लोग आज करणी माता को देवी की तरह पूजते हैं। अगर श्रद्धा को अलग रख दिया जाए तो भी करणी माता सामंती दौर के स्थापित शक्ति केंद्रों को उलट मानसी के तौर पर देखी जा सकती है। वो एक सामान्य किसान परिवार में आती थी। जाति से चारण थी, जो कि सामाजिक हैसियत में राजपूत और ब्राह्मण जैसी आगड़ी जातियों के बराबर नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को शक्ति के केंद्र पर स्थापित किया, या यूं कहा जाए कि शक्ति संतुलन के केंद्र के तौर पर। बीका ने जब बीकानेर की स्थापना की तो पड़ोस के भाटी राजपूत असहज स्थिति में थे। जांगलू के आगे थार पर भाटी राजपूतों का हिस्सा बीकानेर से पहले जांगलू, भाटी और राठौड़ राजपूतों के बीच बफर जोन की तरह था। जांगलू में बीका के कब्जे के बाद भाटी राजपूतों की हरारत स्वाभाविक थी। करणी माता ने तनाव की स्थिति में भी जरूरी हस्तक्षेप किया और बीका की शादी पुगल के भाटी शासक रेव शेखा की बेटी रंग कंवर के साथ करवाया। इससे नए बसे बीकानेर पर से युद्ध का खतरा बड़ा टल गया। जिस दौर में करणी माता इस दुनिया में रही, उस समय सामंतों के यहाँ दरबारी कवि औरतों ने नक शिक के वर्णन में अपनी रचनात्मकता जाया कर रहे थे। एक काल्पनिक नायिका मूमल के बहाने वो बता रहे थे कि सुंदर स्त्री के माने क्या होते हैं। वो अनार के दानों से दांत और कले के तने सी जांघों की सुंदर बता रहे थे। ठीक इसी दौर में करणी माता, जो मर्दों की तरह दाढ़ी और मूछों के साथ इस फानी दुनिया में थी, चेहरे पर उगी हुई दाढ़ी उनके दैवीय स्वरूप के आड़े नहीं आई। वो अपनी शर्तों पर इस दुनिया में रही। आज भी लोग उन्हें इसी रूप में पूजते हैं। देशनोक में उनका भव्य मंदिर भी है। और अब हम बात करते हैं करणी माता और चूहों के बारे में।
करणी माता की बहन और दीपो की चारण के घर 4 लड़के पैदा हुए। करणी माता इन चारों लड़कों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। बाद में इन चारों लड़कों के वंशज देपावत चारण के नाम से जाने गए। देपावत माने देपा के बेटे। चरो करणी माता के साथ ही रहते। करणी माता के जाने के बाद यह लोग उनके मंदिर के पुजारी बने। देशनोक जहाँ करणी माता का मंदिर है वहाँ आज भी देपावत चारणों के 4 मोहल्ले बसे हुए हैं। यहाँ मान्यता यह है क्योंकि देपावत करणी माता के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग और नरक के चक्कर से मुक्ति मिल चुकी है। अगर कोई देपावत चारण मरता है वो करणी माता के मंदिर में चूहा बनकर पैदा होता है। इन्हें स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में सैकड़ों की तादाद में चूहे हैं, इसी वजह से इसे चूहों वाली देवी के रूप में जाना जाता है। तो यही थी दोस्तों करणी माता की एक भव्य कहानी, एक सुनहरी कहानी। तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। यह हमारा पहला वीडियो था जिसमें हम कुछ करणी माता के बारे में आपको बता पाए। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ करणी।